Dear students, good morning to all of you. Today's topic is electromagnetic spectrum. Okay, so what is a spectrum? So classification of EM waves according to frequency और wavelength. Okay, मतलब कि EM waves को अगर आप जो है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रिक्वेंसी के अरेंज कर दीजिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, चाहे तो फ्रिक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो जो भी हमें ऑर्डर मिलता है उसी को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यही है. तो यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं दैट इज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. क्लियर? तो देखिए, जो सबसे पहला डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मींस जो सबसे पहले लिखेंगे वो ऐसी वेव लिखेंगे जिसका कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी. तो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर दैन 0.1 m. ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो सबसे कम होगी. ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी C=μ/λ. ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन होता है. ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका आता है माइक्रोवेव्स जो कि 0.1 m से 1 mm तक है. फिर आपका थर्ड है इंफ्रारेड 1 mm टू 700 नैनोमीटर. फिर विजिबल लाइट 700 nm टू 400 नैनोमीटर. अल्ट्रावायलेट 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर. एक्सरे 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर. गामा रे लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर. इसकी जो वेवलेंथ होगी मिनिमम वेवलेंथ होगी. अच्छा, अगर वेवलेंथ मिनिमम होगी गामा रे की तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी. ठीक है, जो गामा रे होगी उसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी. ठीक है, और फ्रिक्वेंसी अगर मैक्सिमम होगी तो वो आपकी जो एनर्जी होगी वो भी मैक्सिमम होगी. बात समझिएगा. ठीक है, मतलब एनर्जी और फ्रिक्वेंसी साथ साथ चलते हैं. ठीक है, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी एक साथ चलते हैं. जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही वो हाई फ्रिक्वेंसी होगी. उतनी हाई फ्रिक्वेंसी होगी मतलब उतनी ही लो वेवलेंथ होगी. क्लियर? ठीक है. अच्छा, इसको याद करने का एक फार्मूला है, वो आप याद कर लीजिए. आपको बस एक ही टाइप का याद करना है. जैसे कि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ याद कर लिया, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ कहे तो इसी को आप उल्टा करके लिख दीजिए. ठीक है, और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी कहे तो भी आप उसी को उल्टा करके लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन है. एक टाइप को याद रखिए, बाकी अदर टाइप जो है आप अपने आप लिख देंगे. ठीक है, तो देखो इसमें जैसे सबके हमने पहले लेटर लिख दिए. रेडियो वेव का R, माइक्रोवेव्स का M, इंफ्रारेड का I, विजिबल लाइट का V, अल्ट्रावायलेट U, एक्सरे X और गामा रे का G. ठीक है, तो इसको हमने अरेंज किया तो सबसे ऊपर हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ है और सबसे नीचे जो है वो मिनिमम वेवलेंथ है गामा की. लेकिन इसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रही है. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ वाले की एनर्जी सबसे कम होगी. क्यों? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी. एक तरीके से आप देखो तो ये जो ऑर्डर किसका बन रहा है, ये इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर है और यही आपके इंक्रीजिंग एनर्जी का भी ऑर्डर है. एनर्जी और फ्रिक्वेंसी दोनों प्रोपोर्शनल हैं और इनके साथ जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. बात समझ में आ गई? ठीक, अब इसको याद करने का तरीका देखो. रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म विद एक्स गन. ठीक है, रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म विद एक्स गन. तो इसमें आपके सारे आ गए. तो ये आपको इसका याद करने का ऑर्डर है. रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म विद एक्स गन. क्लियर? तो इसमें आपको रेड से R, मैन से M, इन से I, इंफ्रारेड, वायलेट से V,
यूनिफॉर्म से यू, विद छोड़ दीजिए, एक्स एक्सरेज, गन जी, गामा रे। ओके, तो आपका ये हो गया। अब डिस्क्राइबिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो EM वेव्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी। ठीक है, तो अगर फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में बात करें, ठीक है, तो देखो फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में हम किसको किसको बोल सकते हैं, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। इनको हम फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, ये देखो ऊपर वाली ही फ्रिक्वेंसीज हैं, मतलब ऊपर वाली ही वेव्स हैं, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। इनको हम फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद इंफ्रारेड और विजिबल लाइट, इनको हम करते हैं डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। क्लियर, इनको वेवलेंथ के टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जिसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम उसी के टर्म्स में ही डिस्क्राइब करते हैं। जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी, नॉर्मली देखें रेडियो फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव, ये सब क्या है, इनको हम फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में ही डिस्क्राइब करते हैं। इंफ्रारेड और विजिबल, क्योंकि जैसे विजिबल लाइट का को जनरली हम वेवलेंथ में ही डिस्क्राइब करते हैं, जैसे 3900 टू 7800 एंगस्ट्रॉम। फिर उसके बाद आता है एक्सरे और गामा रे। एक्सरे और गामा रे को एनर्जी के टर्म्स में डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि गामा रे की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। ये आपको पता ही है, ये बिल्कुल ये जो है ये पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, क्यों कर जाती है, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो है फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ और एनर्जी की डिफिनीशन है। क्लियर, तो फ्रिक्वेंसी क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ क्रस्ट दैट पास अ गिवन पॉइंट विद इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी आप ये भी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। क्लियर, तो दोनों तरीके से आप इसको फ्रिक्वेंसी को बता सकते हैं। अब जैसे ये कोई वेव है, तो इसमें ये आपके क्रस्ट हैं। ठीक है, ये क्रस्ट हैं, तो आपने कोई एक लाइन बना दी है ऐसे। अब इस लाइन से कितने क्रस्ट 1 सेकंड में पास हो रहे हैं, तो वही उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है, इट इज़ अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ क्रस्ट दैट पास अ गिवन पॉइंट विद इन 1 सेकेंड। इसकी यूनिट क्या है, हर्ट्स। क्लियर, जैसे 3 क्रस्ट पास हो रहे हैं तो इसकी यूनिट फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हर्ट्स। क्लियर, नेक्स्ट आपकी आती वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को आपको हम बता चुके हैं, वेवलेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होती है ये 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस है, या फिर ये भी कह सकते हो एक कंप्लीट साइकिल। ये एक कंप्लीट साइकिल है, एक कंप्लीट साइकिल में जितनी लेंथ होती है उसको आप कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन या फिर इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा दें यहाँ से ऐसे, तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। ठीक है, तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा होगी, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा होगी, और एक जो फुल साइकिल होती है, तो फुल साइकिल में भी ये जैसे ये वाला जो है ये फुल साइकिल, तो ये फुल साइकिल ये भी आपकी जो डिस्टेंस है वो भी लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा 3 तरीके से डिफाइन हो गया। क्लियर, नेक्स्ट है एनर्जी। सो एनर्जी, एन EM वेव कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन और वोल्ट का मतलब वोल्ट, तो ये 1 वोल्ट इसको कहिए। तो EV एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए
तो यही बात जो आपको हम पहले बता रहे थे, मूविंग अलोंग द स्पेक्ट्रम एनर्जी इंक्रीजेज एज द वेवलेंथ शॉर्टन्स। मतलब जैसे जैसे वेवलेंथ आपकी शॉर्ट होती जाती है, एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, मतलब वेवलेंथ जितनी शॉर्ट होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी, तो आपको एक फार्मूला पता होगा, E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। न्यू इक्वल टू क्या होता है, C बाई लैम्डा। तो E इक्वल टू क्या हो गया, एच सी बाई लैम्डा। यानी कि लैम्डा और E में जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, लैम्डा और C में जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। तो यानी कि लैम्डा अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो E क्या हो जाएगा, E डिक्रीज़ कर जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, लैम्डा को आपने अगर डिक्रीज़ किया तो E इंक्रीज़ कर गया। और E इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी। यानी कि E और न्यू में जो रिलेशन है दैट इज़, ये आपका प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, तो एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो लैम्डा इक्वल टू C बाई न्यू। ठीक है, तो E प्रोपोर्शनल टू न्यू, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। क्लियर हो गई बात ये वाली। तो E प्रोपोर्शनल टू न्यू है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो एनर्जी भी हाई होगी और ये 1 अपॉन वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपके बहुत सारे डाउट इसी से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी मैंने लिख रखा है, वही सेम चीज़ है। क्लियर, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।